आर्थर विलियम्स इतिहास के सबसे बड़े जालसाजों में से एक। इस शख्स ने नकली नोटों की ऐसी नकल तैयार की कि असली नकली का फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उसे एक सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसमें पूरे $60,000 नकद थे? लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह इस मुश्किल से भी आसानी से बच निकला। हालांकि आखिरकार उसके ही बेटे ने उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। यह कहानी रोमांचक घटनाओं, पुलिस जांच, नकली नोटों की नकल और कई दिलचस्प मोड़ों से भरी हुई है। अमेरिका के सबसे कुख्यात नकली नोट बनाने वालों में से एक थे। वह $1 के नोट की हूबहू नकल तैयार करने वाले इकलौते व्यक्ति थे। आर्थर ने बहुत छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला अपराध था पार्किंग मीटर तोड़ना, ताकि घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदा जा सके और अपनी मां की मदद की जा सके। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि फ्रिज पूरी तरह खाली था। यह देखकर वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। गरीबी से परेशान होकर वह अकेले बाहर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक कार पार्किंग काउंटर पर पड़ी। गुस्से में आकर उसने उसे जोर से मारा। तभी अंदर से सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर यह खुल जाए तो वह पैसे निकाल सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। फिर उसने एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उठाया और उसे लॉक के अंदर डालकर दाएं बाएं घुमाने लगा। कुछ ही देर में लॉक खुल गया। उसने सारे सिक्के निकाले, दुकान गया और घर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। जब उसकी मां घर लौटी और इतने सारे सामान देखे तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, आर्थर, ये सब कहां से आया? आर्थर ने जवाब दिया, मैंने कार पार्किंग काउंटर तोड़ दिया। यह सुनते ही उसकी मां को गुस्सा आ गया। वह अपने बेटे को चोरी करते हुए नहीं देख सकती थीं। असल में उनकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह थी आर्थर का पिता, जिसने 1983 में उन्हें छोड़ दिया था जब आर्थर सिर्फ 11 साल का था। पिता के जाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। किराया न चुका पाने की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वे कुछ समय तक बेघर लोगों के लिए बने एक आश्रय केंद्र, शेल्टर होम में रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा रहना। समय बीतने के साथ उन्हें सरकारी सहायता से बने एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन यह इलाका अपराध और गैंग कल्चर से भरा हुआ था। आर्थर ने वहां कई बुरे दोस्त बना लिए और धीरे धीरे वह छोटे मोटे अपराध करने लगा। कभी दुकानें लूटना, कभी पार्किंग काउंटर तोड़ना। यह सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। साल 1987। आर्थर अब 15 साल का हो चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी डा विंची से हुई। यह आदमी उसकी मां का पुराना दोस्त था, या यूं कहें कि गुप्त प्रेमी। एक दिन आर्थर कार चोरी करने की कोशिश में गिरफ्तार हो गया, लेकिन डा विंची ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी जमानत भर दी। अगर तुम्हें चोर बनना ही है तो अक्लमंदी से बनो। यह छोटी मोटी चोरी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। आर्थर ने चौंक कर पूछा, मतलब क्या है? डा विंची ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। डा विंची आर्थर को एक पुरानी इमारत में ले गया। अंदर जाकर वे एक चरमराती हुई लिफ्ट में बैठे और बेसमेंट में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्थर हैरान रह गया। पूरी जगह एक वर्कशॉप जैसी थी। चारों तरफ मशीनें, कागज, स्याही और कई अजीबोगरीब चीजें पड़ी थीं। आर्थर ने चारों ओर आश्चर्य से देखा। सबसे पहले उसे स्याही की तेज गंध महसूस हुई। उसने डा विंची से पूछा, यह जगह क्या है? डा विंची मुस्कुराया और कहा, बस मेरे पीछे आओ। वे मशीनों और औजारों की ओर बढ़े और काम शुरू कर दिया। आर्थर ने कागज उठाया, स्याही और सांचे तैयार किए और मशीनों को चालू कर दिया। जैसे ही मशीन ने काम करना शुरू किया, आर्थर की आंखें फटी रह गईं। डा विंची नकली नोट छाप रहा था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जिस पैसे के लिए दुनिया पागल है, वह उसकी आंखों के सामने बन रहा था। डा विंची रोज आर्थर को वर्कशॉप ले जाता और उसे सिखाता। प्रिंटिंग प्रोसेस, रंगों को मिलाने की कला, नकली नोट के लिए सांचे तैयार करना, हर नोट पर एक यूनिक सीरियल नंबर देना। आर्थर इस कला से बहुत प्रभावित हुआ। उसे नकली नोट छापने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया और दिलचस्प लगी। धीरे धीरे डा विंची आर्थर के लिए एक पिता समान बन गया।
वह उसे बहुत पसंद करने लगा और उसकी इज्जत भी करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे उन पैसों से हुई जो उसे मिलते थे। जितना ज्यादा वह नोट छापता, उतना ज्यादा पैसा डाविंची उसे देता। अब यह उसके लिए एक काम बन चुका था। लगभग 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर डाविंची अचानक गायब हो गया। वह अब आर्थर के घर नहीं आता था। जब भी आर्थर वर्कशॉप जाता, वह बंद मिलती। डाविंची ऐसे गायब हुआ जैसे वह कभी था ही नहीं। इस वक्त आर्थर को दूसरी बार अकेले छोड़ दिए जाने का एहसास हुआ। पहली बार उसके असली पिता ने और दूसरी बार डाविंची ने। यह एहसास उसके लिए बेहद दर्दनाक था। आर्थर ने इस दर्द से उबरने के लिए दोबारा अपने पुराने दोस्तों और गैंग में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती थी। इस दौरान उसकी एक लड़की से नजदीकियां बढ़ीं और नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 17 साल की उम्र में वह पिता बन गया। उसने अपने बेटे का नाम रखा आर्थर थर्ड। अब आर्थर ने तय किया कि वह अपने बेटे की देखभाल करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जैसा उसके पिता ने किया था। लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत थी। आर्थर और उसके दोस्तों ने पैसे कमाने के लिए एक नई चाल सोची। इस बार उनका निशाना ड्रग डीलर थे। उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी और एक पुलिस जैसी कार में घूमने लगे। क्योंकि वे उसी इलाके में पले बढ़े थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि कौन ड्रग्स बेचता है और किसके पास पैसा होता है। वे डीलरों के पास जाते, उन्हें पकड़ते और उनके पैसे व ड्रग्स जब्त कर लेते, यह दिखाने के लिए कि वे असली पुलिस हैं। वैसे भी उन दिनों असली पुलिस भी काफी भ्रष्ट थी। पुलिस वाले जब्त किए गए ड्रग्स और पैसे खुद रख लेते थे, तो आर्थर और उसके दोस्तों के लिए यह सामान्य लग रहा था। यह चाल कुछ समय तक सफलतापूर्वक चलती रही, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वे एक ड्रग डीलर को लूटने पहुंचे, तब डीलर के गैंग के लोग पास ही थे। जैसे ही उन्होंने पैसे और ड्रग्स मांगे, डीलर ने अपने दोस्तों को आवाज दी। अचानक गैंग के लोग हथियार निकालकर गोलीबारी करने लगे। गोलियां चलने लगीं और आर्थर और उसके दोस्त इधर उधर भागने लगे। आर्थर भागते हुए गोलियों की आवाज सुन रहा था। तभी एक गोली उसकी टांग में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा और धीरे धीरे वह बेहोश होने लगा। उसे लगा कि यही उसके जीवन का अंत है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। गैंग ने उसे खून से लथपथ वहीं छोड़ दिया था, जब तक कि एम्बुलेंस उसे उठाने नहीं आ गई। यह अनुभव आर्थर के लिए बेहद डरावना था। इस घटना के बाद आर्थर को एहसास हुआ कि वह शिकागो में अब सुरक्षित नहीं है। अगर वह यहां रुका तो एक दिन मर जाएगा या गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए 1993 में उसने शिकागो छोड़कर टेक्सास जाने का फैसला किया। टेक्सास में आकर आर्थर ने एक ईमानदार जिंदगी जीने की कोशिश की। उसे कुछ छोटे-मोटे कम सैलरी वाले काम मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्थर अब अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। वह अपराध की दुनिया से निकलकर सीधी राह पर चलना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नताली नाम की एक लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और फिर आर्थर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नताली ने हां कह दी और दोनों ने शादी कर ली। आर्थर को नताली के साथ बहुत सुरक्षित और सुकून भरा महसूस हुआ। वह उस पर इतना भरोसा करने लगा कि उसने अपना पूरा अतीत उसके सामने खोलकर रख दिया। मैं चोर था, नकली नोट छापता था और अपराध की दुनिया में गहरे उतर चुका था। उसने सोचा था कि नताली डर जाएगी और शायद कहेगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम अपराधी हो। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। नताली ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम ही वो इंसान हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। इसके बाद नताली ने उसे फिर से नकली नोट छापने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे पास इतनी गजब की स्किल है, तो इसे दोबारा क्यों नहीं आजमाते? लेकिन इस बार हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेंगे। हम अमीर बनेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। धीरे धीरे आर्थर को नताली की बातों में दम लगने लगा। अब वह फिर से नकली नोट छापने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। इस बार वह सोच समझकर और बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने प्रिंटिंग मशीनें खरीदी। फिर वह डाविंची से सीखी हुई हर तकनीक को याद करने लगा। उसने कुछ टेस्ट नोट छापे और उनकी क्वालिटी सुधारने पर मेहनत करने लगा।
आर्थर के लिए क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। धीरे धीरे उसने नकली नोटों की छोटी छोटी गड्डियां बनानी शुरू की। लेकिन असली चुनौती सिर्फ नोट छापना नहीं था, बल्कि उन्हें बिना किसी शक के बाजार में चलाना था। अगर नोट असली और नकली में पहचान करना मुश्किल भी हो, तो भी उन्हें इस्तेमाल करना हमेशा जोखिम भरा होता है। डाविंची ने उसे यही सिखाया था। पहले परखो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन 1996 में एक बड़ा झटका लगा। उस साल अमेरिकी सरकार ने नए $100 के नोट लॉन्च किए, जिनमें कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स थे। ये नोट नकली बनाना अब और मुश्किल हो गया था। इन नए नोटों में शामिल थे वाटरमार्क, जो सिर्फ रोशनी में दिखाई देता है, कलर शिफ्टिंग इंक, जो अलग अलग एंगल से देखने पर रंग बदलता है, अल्ट्रा वायलेट सिक्योरिटी टेप, जो यूवी लाइट में ग्रे हो जाता है, फेडरल रिजर्व की सील और माइक्रो प्रिंटिंग, बहुत बारीक अक्षरों में छपी सीक्रेट जानकारी। यह अमेरिकी सरकार की तरफ से जालसाजों को रोकने की सबसे बड़ी कोशिश थी। आर्थर ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। जहां कई नकली नोट छापने वाले हार मान चुके थे, वहीं आर्थर जोश से भर गया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं डाविंची की परछाई बनने के बजाय खुद इस गेम का बॉस बनूं। उसने तय किया कि अब वह पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी से काम करेगा। इस दौरान कंप्यूटर और डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बढ़ रहा था, खास तौर पर फोटोशॉप, जो उस समय एक नई और उन्नत तकनीक मानी जाती थी। आर्थर शायद पहला ऐसा इंसान था जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नकली नोट बनाए। डिजाइन बनाने से पहले सबसे जरूरी चीज थी बिल्कुल असली जैसा पेपर, क्योंकि असली और नकली नोट की पहचान करने का सबसे आसान तरीका था स्पेशल पेन टेस्ट। कैशियर एक स्पेशल मार्कर से नोट पर लाइन खींचते थे। अगर लाइन पीली रहती तो नोट असली होता। अगर लाइन भूरे रंग की हो जाती तो वह नकली नोट होता। पेपर, जो आम लोगों को नहीं मिलता था। असल में अमेरिकी नोट कागज से नहीं, बल्कि कॉटन, लिनन और केमिकल्स को मिलाकर बनाए जाते थे। यह पेपर बाजार में कहीं भी नहीं मिलता था। अब सवाल था, आर्थर को यह पेपर कहां से मिलेगा? आर्थर और नताली ने दुनिया भर से पेपर मंगाना शुरू किया। वे अलग अलग देशों से तमाम तरह के पेपर मंगवाकर टेस्ट करते रहे, लेकिन हर बार वे फेल हो जाते। आर्थर की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वह हताश और निराश महसूस करने लगा। वह सही कागज नहीं ढूंढ पा रहा था जिससे असली डॉलर जैसी नकली करेंसी बनाई जा सके। उसकी पत्नी नटाली इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एक दिन गुस्से में नटाली ने टेबल पर रखा फोन बुक उठाया, मानो उसे आर्थर पर फेंकने वाली हो, लेकिन फिर उसने उसे जोर से टेबल पर रख दिया। जब वह आर्थर से बहस कर रही थी, तो उसने गुस्से में फोन बुक पर एक लाइन खींच दी। और यह क्या? वह लाइन पीली थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, फिर खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। नटाली ने तुरंत उस कंपनी का पता लगाया जिसने वह फोन बुक छापा था। उसने खुद को एक शिक्षिका बताया और कहा कि उसे अपने छात्रों के लिए उसी तरह के कागज की जरूरत है। कंपनी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वह इस कागज का इस्तेमाल नकली नोट बनाने के लिए करने वाली थी, इसलिए उन्होंने उसे जितना चाहो उतना कागज लेने की अनुमति दे दी। जब आर्थर को यह कागज मिला, तो वह इसकी गुणवत्ता देखकर दंग रह गया। उसने जब दो कागजों को एक दूसरे पर रखा, तो वे असली डॉलर के कागज से काफी मेल खाते थे। तब उसने नटाली से कहा कि अगर वे इन दो कागजों के बीच वाटरमार्क और सिक्योरिटी टेप डाल दें, तो वे बिल्कुल असली नोट बना सकते हैं। अब एक बड़ी चुनौती बची थी, रंग बदलने वाली स्याही। एक दिन आर्थर सड़क पर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक कार का रंग बैंगनी और हरे के बीच बदल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे असली $100 के नोट में होता है। उसने तुरंत उस कंपनी का पता लगाया जो इस कार पेंट को बनाती थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। यही वही कंपनी थी जो अमेरिकी सरकार के लिए असली करेंसी की स्याही तैयार करती थी। अब उनके पास सब कुछ तैयार था, कागज, स्याही, डिजाइन, बस अब उन्हें प्रिंटिंग करनी थी। आर्थर जानता था कि असली नोटों की खास हरी क्रीम रंगत आम प्रिंटर से नहीं बन सकती। इसके लिए खास दबाव प्रेसिंग मशीन की जरूरत होती है। उन्होंने यह प्रक्रिया अपनाई। एक, पहली प्रेसिंग, स्याही, वाटरमार्क और सिक्योरिटी टेप को सही तरीके से कागज पर लगाया गया और पहली बार दबाया गया।
2. दूसरी प्रेसिंग, नोट के बीच में पोर्ट्रेट को प्रिंट किया गया और दोबारा दबाव डाला गया। 3. तीसरी प्रेसिंग, फेडरल रिजर्व की सील और सीरियल नंबर प्रिंट किए गए और अंतिम बार दबाव डाला गया। यहां तक कि उन्होंने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया जो हर नोट को अलग अलग सीरियल नंबर देता था, जिससे कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि वे नकली हैं। अब यह जांचने का समय था कि उनका बनाया नकली नोट असली की तरह काम करता है या नहीं। नटाली ने एक सुपरमार्केट से कुछ छोटी मोटी खरीदारी की, जिसकी कीमत सिर्फ $10 थी। उसने कैशियर को $100 का नकली नोट दिया और इंतजार करने लगी। 8. कैशियर ने तुरंत एक विशेष पेन से नोट पर लाइन खींची। लाइन पीली थी। दूसरी, फिर उसने नोट को तिरछा किया और देखा कि स्याही का रंग बदला। 3. इसके बाद उसने नोट को लाइट के सामने किया और देखा कि वाटरमार्क भी था। 4. इससे वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि यह असली नोट है और उसने नटाली को बाकी $90 असली डॉलर में लौटा दिए। नटाली सुपरमार्केट से बाहर आई और खुशी से झूम उठी। जब अर्थर ने उसे इतना खुश देखा तो उसे समझ में आ गया कि अब वे किसी और स्तर पर जाने वाले हैं। अब वह गरीब से रईस बनने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में नकली नोट छापना शुरू कर दिया। वे हर महीने लगभग $50,000 प्रिंट करते थे, लेकिन उन्हें इसे खर्च करने में बहुत सावधानी बरतनी थी। वे अलग अलग जगहों पर जाकर नकली पैसे खर्च करते, फिर तुरंत दूसरी जगह चले जाते। धीरे धीरे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। वे नकली नोटों से महंगी चीजें खरीदते और असली पैसे में उनका एक्सचेंज करवा लेते। 23 और 22 साल की उम्र में वे लाखों डॉलर के मालिक बन चुके थे। उनके लिए जिंदगी एक सपने जैसी थी। वे जो चाहें कर सकते थे, बिना किसी डर के। आर्थर और नताली का नकली नोटों का खेल अब अपने चरम पर था। वे हर दिन $30,000 तक के नकली नोट छापते थे। उनके पास सब कुछ था, इतना कि उन्हें समझ नहीं आता था कि और क्या खरीदें। इसलिए वे बच्चों के कपड़े, डायपर और कई अन्य चीजें खरीदकर चैरिटी को दान करने लगे। यह उन्हें खुशी देता था। समय बीतता गया और साल 2000 आ गया। आर्थर ने फैसला किया कि अब वह अपने गृहनगर शिकागो लौटेगा और नताली भी उसके साथ थी। इन सालों में आर्थर अपने बेटे और उसकी मां का पूरा खर्च उठा रहा था, लेकिन 10 साल के हो चुके बेटे से वह बहुत समय से नहीं मिला था। जब आर्थर ने अपने बेटे को अपने साथ बाहर ले जाना शुरू किया, उसे खिलौने, कपड़े और जरूरत की हर चीज दिलाई, तो बेटा धीरे धीरे उससे जुड़ने लगा। पिता बेटे का रिश्ता मजबूत हो गया। लेकिन शिकागो लौटकर आर्थर ने अपने पुराने दोस्तों से फिर मुलाकात की और एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आर्थर ने अपने दोस्तों को अपनी नई कमाई के बारे में बताया। उसने बताया कि वह नकली नोट छापता है और इससे कितनी बड़ी रकम बना चुका है। फिर उसने दोस्तों को एक नोट दिखाया और पूछा, क्या तुम असली और नकली में फर्क कर सकते हो? कोई भी पहचान नहीं पाया। अब आर्थर चाहता था कि उसके दोस्त भी इस काम में उसकी मदद करें। वह हर महीने लाखों डॉलर छाप रहा था, लेकिन उसे इन्हें खर्च करने में परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे इन नोटों को बड़े रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और कैसिनो में चलाने में उसकी मदद करें। धीरे धीरे आर्थर के नकली नोट पूरे शहर में फैलने लगे। एफबीआई को इस नकली करेंसी पर शक हुआ। वे जान चुके थे कि मार्केट में जो नकली डॉलर आ रहे हैं, वे इतने परफेक्ट हैं कि असली से अलग कर पाना नामुमकिन है। एफबीआई इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बेहतरीन नकली नोट मान रही थी। लेकिन आर्थर को अब भी अपनी कमाई कम लग रही थी। अब उसने खतरनाक गैंगस्टर्स और माफिया के साथ काम करना शुरू किया। आर्थर अब रूसी गैंग्स, इटालियन माफिया और कई दूसरे अपराधी गिरोहों के साथ काम कर रहा था। उसने एक नया तरीका अपनाया। वह $1,00,000 नकली डॉलर को सिर्फ 30,000 में बेचता। गैंगस्टर फिर इन नोटों को खुद मार्केट में घुमा देते। लेकिन यह दुनिया बेहद खतरनाक थी। आर्थर हर मीटिंग में माइक डिटेक्टर लेकर जाता, ताकि यह पक्का कर सके कि कोई पुलिस का मुखबिर तो नहीं। वह हर जगह छुपे कैमरों और पुलिस की जासूसी से बचने की कोशिश करता। 2002 में उसकी यह सावधानी भी उसे बचा नहीं पाई। एक दिन रूसी माफिया ने उसे एक नाइट क्लब में पार्टी के लिए बुलाया। पार्टी में हर तरह के नशे और अपराधी मौजूद थे। आर्थर अपने साथ एक सूटकेस लेकर गया, जिसमें $60,000 के नकली नोट थे। पार्टी के दौरान वह अपने होटल के कमरे में आराम करने चला गया, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो! आर्थर के हाथ पैर कांप गए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुलिस ने बंदूकें तान दी।
उन्होंने तुरंत कमरे की तलाशी शुरू की। बेड के पास ही ड्रग्स रखी थी। पुलिस को लगा कि यह ड्रग्स की कमाई का पैसा है, लेकिन तभी एक अफसर ने नोट उठाए और गौर से देखने लगा। यह पैसा, कुछ गड़बड़ है। आर्थर को एहसास हो गया कि अब वह फंस चुका है। नकली नोटों का राज खुलने वाला था और यह ड्रग्स रखने से भी बड़ा अपराध था। जैसे ही पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की, आर्थर ने एक वकील किया। वकील ने उसे पुलिस रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि जब आर्थर को गिरफ्तार किया गया तब उसके कमरे का दरवाजा खुला था और पुलिस ने बेडसाइड टेबल पर ड्रग्स देखी थी, जिसके कारण उन्होंने कमरे में घुसकर तलाशी ली। यह सुनते ही आर्थर ने वकील से कहा, यह असंभव है। गलियारा लंबा था और कोई भी दरवाजे पर खड़ा होकर बेडसाइड टेबल नहीं देख सकता था। वकील ने कोर्ट में अपील की कि पुलिस ने बिना किसी ठोस वजह के कमरे की तलाशी ली, जो गलत था। जज ने मामले की जांच की और जब यह साबित हुआ कि तलाशी नियमों के खिलाफ थी तो उन्होंने केस खारिज कर दिया। इस घटना के बाद आर्थर के अंदर डर और भी बढ़ गया। वह जानता था कि एफबीआई अब उस पर नजर रखेगी, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि वह नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। इसलिए आर्थर ने तय किया कि वह अब नकली नोट छापने और अपनी सभी गैरकानूनी कामों को पूरी तरह से बंद कर देगा। उसने गैंग्स के साथ अपने सभी संबंध भी खत्म कर लिए, लेकिन फिर भी वह हर वक्त घबराया रहता था और अपनी जिंदगी में किसी नए कारोबार की तलाश कर रहा था। इसी बीच उसने अपने पिता को ढूंढने का फैसला किया, जिसने उसे और उसकी मां को तब छोड़ दिया था जब वह सिर्फ 11 साल का था। लंबी खोज के बाद उसे अलास्का में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम उसके पिता से मेल खाता था। आर्थर ने उस व्यक्ति को एक चिट्ठी लिखी और कुछ दिनों बाद उसके पिता का फोन आया। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक बातें की और मिलने का फैसला किया। आर्थर तुरंत फ्लाइट लेकर अलास्का पहुंचा। जब उसने पहली बार अपने पिता को देखा तो उसके अंदर मिली-जुली भावनाएं उठीं। एक तरफ वह अपने पिता को देखकर खुश था, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसके पिता ने बचपन में उसे और उसकी मां को अकेला छोड़ दिया था। आने वाले दिनों में आर्थर और उसके पिता ने काफी समय साथ बिताया और हर तरह की बातचीत की। उसके पिता ने उससे माफी मांगी और बताया कि जब उसने परिवार छोड़ा था तब वह एक मानसिक समस्या से गुजर रहा था। आर्थर को अपने पिता के प्रति दया आ गई और वह उसके करीब आने लगा, यहां तक कि उसने अपने पिता को अपने नकली नोटों के काम के बारे में भी बता दिया। उसके पिता ने दिलचस्पी दिखाई और ध्यान से सब सुना, लेकिन अगली ही सुबह उसके पिता ने आर्थर से कहा कि वह आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और उसकी नौकरी भी ठीक नहीं चल रही है। इसलिए उसने आर्थर से कहा कि वह उसके लिए कुछ नकली पैसे छाप दे। आर्थर यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं गिरफ्तार होते होते बचा और अब तुम मुझसे फिर से वही करने के लिए कह रहे हो। उसके पिता ने उसे मनाने की कोशिश की। तुम्हारे पास एक हुनर है, इसे हमारे भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम्हें पुलिस से डर लग रहा है तो चिंता मत करो। अलास्का में कोई तुम्हें नहीं जानता। यहां तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। पहले तो आर्थर डर रहा था, लेकिन वह अपने पिता की आंखों में गर्व देखना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा नकली नोट छापने का फैसला किया। शिकागो में उसके पास कुछ कागज और प्रिंटिंग मशीनें एक गोदाम में छिपी हुई थीं। उसने अपने दोस्तों को उन्हें अलास्का भेजने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में सामान आ गया और आर्थर और उसके पिता ने मिलकर नकली नोट छापने के लिए वर्कशॉप तैयार कर ली। इस काम ने पिता और बेटे को और करीब ला दिया। आर्थर खुश था कि वह अपने पिता को अपना हुनर दिखा सकता था और इस स्तर तक पहुंचने पर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार नतीजे पहले जितने बेहतरीन नहीं थे। नोटों की गुणवत्ता थोड़ी कम थी। आर्थर ने अपने पिता को समझाया कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है और पहले इन नोटों की टेस्टिंग करनी होगी, जैसे उसने पहले नेटली के साथ की थी। उसके पिता ने सहमति जताई, लेकिन उसने इसके ठीक उलट किया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी एनीस को यह बात बता दी। फिर उसने उसे $3000 नकली नोट दिए और कहा कि वह उन्हें बाजार में चला दे। एनीस ने कुछ नोट अपने कुछ पड़ोसियों को दे दिए ताकि वे उन्हें खर्च कर सकें और असली पैसे में बदल सकें। लेकिन यह पड़ोसी बेवकूफ निकले। जब उन्होंने नकली नोट देखे और पाया कि वे असली पैसों जैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बदलने के बजाय सीधा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि कोई यह जान ही नहीं पाएगा कि ये असली हैं या नकली। आर्थर के पिता, उसकी पत्नी और उसके पड़ोसी सभी इस खेल में शामिल थे। हालांकि आर्थर को इसकी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था,
लेकिन वह महसूस कर रहा था कि उसके पिता का व्यवहार अजीब हो गया है। जब भी वह अपने पिता से पैसों के बारे में पूछता तो वे बात टाल देते और किसी और विषय पर चर्चा करने लगते। जब आर्थर को लगा कि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं तो उसने नोट छापने का काम बंद करने और अलास्का छोड़ने का फैसला किया। आर्थर ने अपने पिता से बात की और कहा कि वह अब यह काम नहीं करना चाहता और वह जा रहा है। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे खुद अब इस पूरे धंधे को अच्छे से समझ चुके थे और इसे अकेले ही आगे बढ़ाना चाहते थे। आर्थर अलास्का छोड़कर चला गया और यह उसके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जिन लोगों को अनिस, उसकी सौतेली मां, ने क्यों नकली पैसे दिए थे, वे उसे बिना किसी शक के खर्च कर रहे थे। एक दिन वे एक दुकान में गए और वहां नकली पैसे से सामान खरीदा। जब कैशियर ने नोट देखा तो उसे शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उन्हें मुखबिर बना लिया ताकि वे असली नकली नोट छापने वाले तक पहुंच सकें। धीरे धीरे पुलिस को सबूत मिलने लगे और अंततः उन्होंने आर्थर के पिता और उनकी पत्नी अनिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास एक रिकॉर्डेड कॉल भी थी जिसमें पड़ोसी खुद इस जालसाजी की बात कबूल कर रहे थे। जब पुलिस ने अनिस से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया और बताया कि आर्थर भी इस धंधे में शामिल था। जैसे ही आर्थर अपनी पत्नी नताली के पास टेक्सास लौटा, एफबीआई और स्पेशल फोर्स ने उसके घर पर छापा मार दिया। लेकिन आर्थर सतर्क था। उसने अपने घर में कोई सबूत नहीं छोड़ा था। उसने नकली नोटों को प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर जंगल में छिपा दिया था। फिर भी उसकी सौतेली मां के गवाही देने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थर के पिता को 5 साल की सजा हुई, जबकि आर्थर को 3 साल की। यह अजीब था कि असली मास्टरमाइंड होते हुए भी उसे कम सजा मिली, क्योंकि उसके पिता को इस धंधे के बीच में पकड़ा गया था। पड़ोसियों को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया था। आर्थर ने 2 साल 6 महीने जेल में बिताए। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि वह अपने बेटे और पत्नी से दूर था। इस कठिन समय में उसने अपने जीवन पर गहराई से सोचा और फैसला किया कि अब वह अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वह केवल अपनी रिहाई के दिन का इंतजार कर रहा था ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जिस दिन आर्थर जेल से रिहा हुआ, उसी दिन एक चौंकाने वाली खबर उसे मिली। उसके पिता की जेल में मौत हो चुकी थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। भले ही उसके पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और उसकी मां को अकेले उसकी परवरिश करनी पड़ी थी, फिर भी आर्थर अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता था। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब उसके जीवन में केवल एक ही व्यक्ति बचा था, उसका बेटा आर्थर थर्ड। 2004 में आर्थर अपने बेटे के करीब रहने के लिए शिकागो वापस चला गया। उस समय उसका बेटा 15 साल का था। उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी वेटर बना, कभी बाथरूम क्लीनर। ये सभी काम अस्थायी थे और कम तनख्वाह वाले थे, लेकिन आर्थर ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वह अपने बेटे और उसकी मां का खर्च उठा रहा था। भले ही जंगल में उसने नकली नोट छिपा रखे थे, लेकिन उसने कभी उन्हें इस्तेमाल करने की नहीं सोची। वह अपनी जिंदगी को फिर से खराब नहीं करना चाहता था, जब तक कि उसका बेटा किसी मुसीबत में ना आ जाए। उसने अपने बेटे से रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसमें सफल रहा। दोनों के बीच पहले से बेहतर संबंध बन गए। 2005 में प्रसिद्ध पत्रिका रोलिंग स्टोन ने आर्थर पर एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उसे दुनिया का सबसे बड़ा नकली नोट बनाने वाला कहा गया और यह बताया गया कि उसने $10 मिलियन से भी ज्यादा की जालसाजी की थी। आर्थर की कहानी अपराध की दुनिया से निकलकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने की थी। यह दिखाता है कि कोई भी इंसान बदल सकता है, बशर्ते वह अपने फैसलों पर खड़ा रहे। आर्थर का बेटा रोलिंग स्टोन पत्रिका में प्रकाशित लेख पढ़ रहा था, लेकिन उसे इस पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने पिता से पूछा और आर्थर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने यह किया था। इतने सालों में मैंने वाकई इतने नकली नोट छापे होंगे जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होते। लेख में लिखी गई बातों का बेटे पर इतना असर हुआ कि उसने खुद इसे आजमाने की ठान ली। लेकिन चूंकि बुद्धिमत्ता विरासत में नहीं मिलती, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने कमरे में स्कैनर और प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापना शुरू कर दिया। जब आर्थर की पूर्व पत्नी, बेटे की मां, ने यह देखा तो वह घबरा गई और तुरंत आर्थर को फोन कर बताया कि उनका बेटा अपने कमरे में नकली पैसे छाप रहा है। यह सुनकर आर्थर को बहुत अफसोस और शर्मिंदगी महसूस हुई।
वह पहले ही अपराध की दुनिया से बाहर निकल चुका था, लेकिन यह लेख उसे एक जीनियस क्रिमिनल के रूप में पेश कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके दिए गए जवाब से उसका बेटा भी उसी गलत रास्ते पर जाने का सोचने लगेगा। आर्थर तुरंत घर पहुंचा और सीधे बेटे के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि उसका बेटा अपने प्रिंटर से $20 के नकली नोट छाप रहा था। उस वक्त उसका बेटा कठिन दौर से गुजर रहा था। वह कुछ नशे वाली चीजों का सेवन कर रहा था और मानसिक रूप से भी परेशान था। अचानक आर्थर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खर्च उठा रहा हूं। बेटे ने जवाब दिया, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आर्थर और उसके बेटे के बीच बहस काफी बढ़ गई थी, लेकिन आर्थर समझ गया कि गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। उसने गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गलतियों को दोहराओ। मैंने जो किया उसकी कीमत चुकाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस रास्ते पर जाओ। आर्थर और उसके बेटे के बीच बहस तेज हो गई। गुस्से में उसका बेटा नकली नोट उठाकर घर से बाहर भाग गया। आर्थर उसके पीछे पीछे दौड़ा। दोनों सड़क पर लोगों के सामने झगड़ रहे थे। गुस्से में बेटे ने नकली पैसे आर्थर की ओर फेंक दिए। दुर्भाग्य से ठीक उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने दोनों को रोका और मामले की जांच करने लगी। आर्थर जल्दी से सड़क पर गिरे पैसे उठाने लगा और पुलिस को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ पिता पुत्र के बीच छोटा सा झगड़ा था। लेकिन पुलिस अधिकारी ने आर्थर का नाम पूछा, उसकी पहचान जांची और तुरंत बैकअप बुला लिया। कुछ ही मिनटों में एफबीआई और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। आर्थर को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआई अधिकारियों ने कहा, हमें इन $20 के नकली नोटों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जेब में मिले $100 के ये नोट हमें पहचाने हुए लगते हैं। ये वही नकली नोट थे जो आर्थर अब भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता था। पहली बार सबूतों की कमी के कारण आर्थर को सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन इस बार उस पर वही आरोप साबित हो गए और उसे 9 साल की सजा सुनाई गई। आर्थर तीसरा, यानी उसका बेटा, कुछ महीनों के लिए किशोर सुधार गृह जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। एफबीआई ने उससे अपने पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। आर्थर को लगा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा हारा हुआ इंसान है। वह अपने पिता के साथ रिश्ते ठीक नहीं कर पाया, अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला पाया और अब फिर से जेल में था। उधर उसका बेटा अपनी मां के पास वापस चला गया, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिले, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। अगले कुछ सालों में आर्थर का बेटा अपने दम पर नकली पैसे बनाने लगा। हालांकि उसके नोट उतने परफेक्ट नहीं थे, बल्कि एक सामान्य स्कैन की गई कॉपी जैसे दिखते थे। फिर भी उसके ग्राहक थे। धीरे धीरे उसने अपनी तकनीक को बेहतर किया। उसने बेहतर उपकरण खरीदे, प्रिंटर और मशीनें लगाईं और एक वर्कशॉप बना ली। उसने इस काम में पूरी तरह कदम रख दिया और रात भर प्रिंटिंग मशीनें चलती रहती थीं। 2009 में जब वह 18 साल का था, वह एक बड़े ऑर्डर पर काम कर रहा था। तभी अचानक एफबीआई ने वर्कशॉप पर छापा मार दिया। जब आर्थर को जेल में अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिली, तो वह हैरान और दुखी हो गया। उसे लगा कि उसके बेटे के अपराध के लिए वही जिम्मेदार है। आर्थर ने अपने बेटे वाली जेल में ट्रांसफर होने की अपील की। 1 महीने बाद उसकी अपील मंजूर हो गई। आर्थर को अपने बेटे से मिलने की खुशी थी। जेल में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा साथ रहते, अपने भविष्य और सपनों के बारे में बात करते और सोचते कि जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। आर्थर हमेशा से एक कलाकार बनना चाहता था। जेल में उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया। जब वह 2015 में जेल से बाहर आया, तो उसने कलात्मक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसकी सभी पेंटिंग्स उसके जीवन और नकली नोट बनाने के अनुभवों को दर्शाती थीं। उसने पैसों के सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल अपनी कला में किया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की कीमत $40,000 से $50,000 तक पहुंच गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले वह $100 के नकली नोट छापता था, अब वह एक पेंटिंग बनाकर $1,00,000 में बेचता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिलचस्प कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।